Some that I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. देखिए, लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज के चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये हमें इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पढ़ लिया था, और हमने इसके अंदर ये भी देख लिया था कि एक्साइटेशन का जो एक्साइटेशन का इसका जो प्रोडक्ट है वो हीट होता है, इसके अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। और आयनाइजेशन के अंदर भी इसका प्रोडक्शन क्या होता है, हीट के रूप में ये प्रोड्यूस होती है, हीट इसका प्रोडक्शन होता है। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के बारे में देखने वाले हैं। आज के चैप्टर में हम थर्ड और फोर्थ जो टॉपिक है इनको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद में कल जो इसका फिफ्थ चैप्टर होगा वो होगा, जो लास्ट क्लास होगी ये होगी, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे की स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्साइटेशन और जो आयनाइजेशन है ये कंप्लीट हो गया था, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होती है ये हम इस चैप्टर के अंदर देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जो कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमने इसके अंदर आयनाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है तो इससे क्या होता है, इससे आयन पेयर बनते हैं, आयनाइजेशन होता है, एक प्लस आयन बनता है और एक माइनस आयन बनता है। ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर भी क्या होता है, आयनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर भी आयनाइजेशन होता है। इसके अंदर किस तरह से होता है, देखिए, मान लो कोई इनर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई भी नाभिक होता है, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं को हम के, एल और एम के रूप में हम उनको उनका नामकरण करते हैं, उनको के, एल, एम कक्षा, इस तरह से आगे अल्फाबेटिकली इसको नामकरण दिया जाता है। तो सबसे पहली कक्षा को हम के कक्षा बोलते हैं, उसके बाद वाली कक्षा को हम एल कक्षा बोलते हैं, और उसके बाद वाली कक्षा एम होती है, उसके बाद में एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, आगे इस तरह से कक्षाएं होती जाती है, चलती जाती है। इस तरह से इनका कक्षाओं को इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, इनका नामकरण किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है। ये जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरह से जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इनर सेल, जैसे के सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो इधर से मूव करके आ रहा है, ये आते समय इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि ये इसको अपने साथ लेके निकल जाए। मतलब ये क्या हो जाए, यहाँ से निकल जाएगा। निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इनर सेल का जो स्पेस है, वो इनर सेल का स्पेस ज्यादा देर तक खाली नहीं रह सकता। उसकी पूर्ति के लिए बाहर जो दूसरी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो एम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पे जो सॉरी एल कक्षा में, और यहाँ पे ये एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये तुरंत ही इस स्पेस को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करेंगे। किस तरह से जंप करेंगे, ये जैसे ये एम का जो सॉरी एल का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, या एम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे आते समय क्या करेंगे, यहाँ पे आते समय देखिए, मैं उससे पहले एक चीज आपको और बताता हूँ। हर कक्षा होती है, जैसे इस कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हर कक्षा की एक निश्चित बाइंडिंग एनर्जी होती है। क्या होती है, हर कक्षा की एक निश्चित बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी होती है। जैसे ये पहली कक्षा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी को हम कर देते हैं बीई के, बाइंडिंग एनर्जी के या बंधन ऊर्जा के नाम से दे देते हैं। इसी तरह से दूसरी कक्षा है, इसकी भी कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी, यानी इस कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई निश्चित एनर्जी होगी। वो निश्चित एनर्जी होगी तभी वो इस कक्षा में घूम पाएगा। अगर उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और कम एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, नाभिक की तरफ चला जाएगा। तो यानी इस कक्षा में निश्चित घूमने के लिए एक निश्चित एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे जो एटम्स के, उनके द्वारा, जैसे बोर का मॉडल दिया गया था, रदरफोर्ड मॉडल दिए गए थे, इन मॉडल्स के द्वारा ये समझाया गया है। इसमें जो एंगुलर मोमेंटम वगैरह जो चीजें होती है ये आप देख लेना उस क्लासेस के अंदर। तो
निश्चित कक्षा के अंदर ये रोटेट करता है। तो पहली कक्षा की बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी, दूसरी कक्षा की अलग होगी। इसी तरह से जो तीसरी कक्षा है इसकी भी कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी, जिसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बाइंडिंग एनर्जी एम का नाम दे देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जो के का इलेक्ट्रॉन, के के इलेक्ट्रॉन नहीं है, के के अंदर मान लो कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई है, के अंदर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो के कक्षा के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसका स्पेस फिल करने के लिए एल कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जंप करेगा। एल कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। और जो एल कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सिस एनर्जी है, वो एक्सिस एनर्जी यहाँ पे इमिट कर देगा। जब ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि नाभिक के पास जैसे 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 जाओगे आप एनर्जी लेवल कम होता है, और जैसे जैसे बाहर की ओर जाओगे एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। तो ये अपनी एनर्जी को, एक्सिस एनर्जी है उसको त्याग कर क्या करेगा, ये जो एल सेल है, एल कक्ष जो फिर के सेल या के कक्षा के अंदर ये जंप करेगा। तो ये जंप करेगा तो जो एक्सरेज बाहर निकली है, जो एनर्जी इमिट हुई है, जैसे ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ सिंबल, ये यहाँ पे इसने जंप किया है, ये एनर्जीज क्या होंगी, एक्सरेज लेवल की होगी। ये किस कोटि की होंगी, ये एक्सरेज लेवल या एक्सरेज की कोटि की होगी। और इनकी एनर्जी एनर्जी कितनी होगी, इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी को हम किस तरह से देंगे, के सेल की जो एनर्जी है और एल सेल की एनर्जी है, इन दोनों का अंतर होगा। कैसे, जो एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक्सरे जो निकलेगी उनकी एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल। मैं इसको एकदम से सही से लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ इमिटेड एक्सरे, इमिटेड एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल। यानी जो एम सेल, जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये एल सेल के इलेक्ट्रॉन ने एम से जो के सेल में जंप किया है, तो यहाँ पे जो एक्सरेज निकलेगी इसकी एनर्जी कितनी होगी, कि जो एनर्जी एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बंद रखने के लिए चाहिए थी, उसमें से के सेल के अंदर जो एनर्जी बंद रखने के लिए चाहिए, इन दोनों का अंतर होगा, वो क्या कहलाएगी, एक्सरे की एनर्जी कहलाएगी। और इस तरह से जरूरी नहीं है कि जो एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करे, ये इलेक्ट्रॉन जो एल जो सॉरी एम सेल से डायरेक्ट के सेल के अंदर भी जंप कर सकता है यहाँ से। यानी जो तीसरी कक्षा है, जो के एल और एम है, एम से क्या कर सकता है, एम कक्षा से सीधा के कक्षा में जंप कर सकता है। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स, जो इन इलेक्ट्रॉन्स का हम नामकरण भी कर देते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए, अगर एल सेल से इलेक्ट्रॉन के सेल में जंप करे, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं के एल्फा। उस ट्रांजिशन को, या उस संक्रमण को, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, के एल्फा ट्रांजिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कि इलेक्ट्रॉन एल से के अंदर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एम से के में जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी एम सेल से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहाँ पे जाए, के सेल में जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, के बीटा का नाम देते हैं। इसे क्या कहेंगे, के बीटा का नाम दे देते हैं। और ये जो एनर्जी इमिट होगी, ये एनर्जी क्या कहलाती है, ये एनर्जी किस रेंज में होती है, ये एक्स रेज की रेंज में होती है। आप इसको देखोगे स्पेक्ट्रम के अंदर, ये वो विजिबल भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, लेकिन ये किस रेंज में होती है, ये जैसे टंगस्टन के अंदर हम देखेंगे, तो वहां पे किस रेंज में होती है, ये एक्सरेज की रेंज में होती है, ये एक्सरेज की रेंज में होती है। एक और चीज, इसे हमने करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज नाम क्यों दिया है, देखिए इसे हमने करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज नाम इसलिए दिया है, हर एटम के अंदर, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। टंगस्टन में प्रोटॉन अलग है, हाइड्रोजन में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अलग है, हीलियम में अलग है। यानी जितने भी एटम्स है, उन एटम्स के अंदर इन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये इनके परमाणु क्रमांक, जो इनका एटॉमिक नंबर है, वो होती है, इसके अंदर क्या होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यानी मान लो ये टंगस्टन है, इस टंगस्टन के अंदर, इस टंगस्टन, मान लो कि ये कोई टंगस्टन एटम है, ये मान लो ये टंगस्टन ही है, जो इसको मैं टंगस्टन डब्ल्यू से कहता हूँ। टंगस्टन एटम के अंदर क्या है, टंगस्टन एटम के अंदर जो नाभिक है, उस नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन जो के सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, जिन्होंने आकर्षण बल लगा रखा है, और एल सेल पर लगा रखा है, वो एक अभिलाक्षण है, अभिलाक्षणिक गुण है। कैसे, क्योंकि इतने जो प्रोटॉन्स है, वो फर्स्ट जो
ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन पे अलग फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और सेकंड पे अलग लगाएंगे। अगर इसी की जगह मान लो आयरन हो जाए, आयरन होगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या कम होगी, तो फर्स्ट वाली जो के सेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, और इस पे इस मतलब जो टंगस्टन वाला उससे क्या होगा, अलग होगा। यानी इन दोनों सेल के ट्रांजिशन का अंतर हर एटम के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है, हर एटम के लिए अलग अलग होता है। एल से के पर कूदेगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी निकलेगी वो टंगस्टन के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, कैल्शियम के लिए अलग होगी, सोडियम के लिए अलग होगी, यानी हर एटम के लिए अलग होगी। और अगर हम ये एक चार्ट बना ले, जिस चार्ट में पे जो के एल्फा ट्रांजिशन है, इस के एल्फा ट्रांजिशन की सारी जो एनर्जीज है उनको हम लिख ले, और उसके बाद में अगर हम जहाँ कहीं भी अगर हमें कोई हमें इस जो फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज या जो इमिटेड लाइट, जो इमिटेड जो स्पेक्ट्रम अगर वो मिलता है, तो उसको हम इस चार्ट से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट से कोई स्पेसिफिक वेव जो या वेवलेंथ या फिर मान लो एनर्जी की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो उस स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी देख के हम पता कर सकते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर कौन से एलिमेंट उपस्थित है। कैसे, वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की अगर एक्सरेज वहां से एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां पे आ रहा है, तो वो तो क्या होगा, वो तो इस लिस्ट के अंदर ही होगा, उस लिस्ट से मैच कर लेते हैं अगर तो उससे उसके अनुसार ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, देखिए टंगस्टन के अंदर अगर आप देखोगे, टंगस्टन के अंदर जो के सेल है, इस के सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है, के जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के, ये कितनी होती है, ये 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी जो के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है। इसी तरह से अगर जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो एल सेल के अंदर बाइंडिंग एनर्जी है, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, वो 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो कितनी होती है, 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी कितनी होती है, 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसका अंतर देखें, जो जो एक्सरेज निकलेगी, एक्सरेज की एनर्जी कितनी होगी, तो एक्सरेज की एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जो अंदर वाले सेल की कितनी होगी, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर क्या हो जाएगा, -59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो एक्सरेज निकलेगी वो क्या होगी, 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। माइनस का मतलब एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रही है। तो ये 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर कहीं पे इमिट हो रही है, तो वो कहाँ से होगी, टंगस्टन के अल्फा जो ट्रांजिशन है उसी के द्वारा होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का कंप्लीट है। अब देखिए ब्रेम स्टार्लिंग क्या होता है, हम ब्रेम स्टार्लिंग के बारे में और देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में मैंने आपको अभी बताया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होता है, इसके अंदर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होता है, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, उससे उसका क्या होता है, आयनन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर आयनाइजेशन उसके अंदर होता है। ब्रेम स्टार्लिंग के अंदर क्या होता है, ब्रेम स्टार्लिंग क्या होता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट गति से आ रहा है, और इसने सभी कक्षाओं को पार करके नाभिक की ओर आ रहा है, और नाभिक की ओर आएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक के पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये आकर्षित होगा। यानी इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहाँ जाना चाहेगा, सीधा जाना चाहेगा, लेकिन ये नाभिक उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हर वो जैसे जैसे होगा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की इधर जाते हुए इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि जाने नहीं देगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी। अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसकी स्पीड भी क्या होगी, इसकी गति भी कम होगी। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी अगर इसको टू बोल दे, इसको फर्स्ट बोल दे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सेकंड से ज्यादा बड़ी होगी। यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे
चेंज होगी, उससे अलग होगी और उससे कम होगी। तो इस आकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी में कमी है, ये काइनेटिक एनर्जी में कमी किसके रूप में निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलेगी। और जिसका बहुत सारा पोर्शन एक्सरेज के रूप में भी होता है। इसका क्या होता है? एक्सरेज के रूप में भी होता है। तो देखिए, अब इसमें बहुत सारी संभावना है। इसमें क्या होती है? बहुत सारी संभावना। कैसे? जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन इतना पास से निकले, ये हो सकता है थोड़ा सा दूर से निकले, और थोड़ा और पास से निकले। जितना ज्यादा नाभिक के पास से निकलेगा, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? कमी होगी। और जितना दूर से निकलेगा, वहां पे क्या होगा? जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स इतना प्रभावी नहीं होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी क्या होगी? कम होगी। तो जो जो एक्सरेज या जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो कम एनर्जी का होगा, और पास से निकलेगा ज्यादा एनर्जी का होगा। और बहुत सारे के अंदर तो क्या होता है, बहुत एक रेयर चांस में क्या होता है, ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन सीधा नाभिक की तरफ ही आता है एकदम से, और अपोजिटली इसके टक्कर करके सीधा का सीधा ऐसे कैसा बाहर निकल जाता है, या पूरा पूरा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये पूरा एकदम से, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी इमिट होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी इस अवस्था के अंदर अगर आप ग्राफ देखो, ग्राफ के अंदर यहाँ पे एनर्जी हो, और यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, यानी अलग अलग एनर्जी के कितने फोटोन है, तो ये ग्राफ क्या होगा? एक कंटिन्यूअस लाइन के रूप में होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस लाइन के रूप में। और एनर्जी कहाँ तक होगी? मैक्सिमम एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर होगी। यानी इसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी के या हर एनर्जी के एक्सरे फोटोन होंगे। इसलिए इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और इसे ब्रेमस्ट्रालंग भी कहते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को इस पर प्लॉट करें, हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का हमने अभी तक जो जो ग्राफ है, जो कर्व, वो भी नहीं देखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का कर्व तो क्या होता है? एक स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सरेज निकल रही थी, तो एक स्पेसिफिक क्या होगा? एनर्जी की जो एक्सरे फोटोन या फोटोनी इमिट होंगे, तो उन फोटोन को देखें तो वो क्या होंगे? एक स्पाइक के रूप में, एक लाइन के रूप में दिखेंगे। इसलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज या ये लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, अगर एल से ये के के अंदर, एल से के में ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा? वो अलग होगा। तो उसका स्पाइक क्या होगा? उसका स्पाइक भी अलग तरीके से होगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये वाला है, और ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन की ये सेकंड क्लास भी कंप्लीट है। कल की क्लास में हम एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको अलग अलग जो एटम्स है उनकी जो के अल्फा के बीटा कितनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे कितना होता है, और ब्रेमस्ट्रॉलम के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सरे का स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होता है, जो होमोजेनस एक्सरे क्या होती है, हेट्रोजेनस एक्सरे क्या होती है, कई सारे कॉम्प्लेक्स इसमें जो अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ये क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये क्लास, इसका एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्लासेस जो पैरामेड ट्यूटर ऐप के ऊपर भी रखी हुई हैं, आप वहां पर इन क्लासेस को देख सकते हो। ओके, बाय, गुड नाइट।